ऐ जिंदगी गले लगा ले। ए जिंदगी के इस सफर में हम हमारी आम जिंदगी में मिलने वाले कुछ खास लोगों से मुलाकात करेंगे। हर दिल में एक कहानी छुपी है, बस उसी कहानी को जानने की ये कोशिश है। आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपके कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। आज की हमारी मेहमान है मेरी गुरु, मेरी प्रेरणा स्रोत श्रीमती स्मिता घाटे जी। स्मित हास्य, स्मित बोल, स्मित आचरण, स्मित व्यवहार। बचपन से ही स्मिता जी कला के लिए हमेशा आकर्षित रही हैं। उन्होंने हमेशा सादगी, सच्चाई और बड़ी सरलता से बड़ा काम करने में विश्वास रखा है। नृत्य, नाट्य, लेखन, शिक्षा, इन सभी गुणों में निपुण स्मिता जी कहती हैं उन्होंने केजी टू पीजी के सभी उम्र के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। एक अध्यापक होने के नाते स्मिता जी ने अपने विद्यार्थियों से कई बार सवाल किए होंगे। तो चलिए आज हम झटपट अपने गुरु से कुछ सवाल कर लेते हैं। नमस्ते स्मिता जी। नमस्ते नमस्ते। ए जिंदगी के इस सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए। बचपन के बारे में बताइए। बचपन कैसे बीता, कहाँ पर, कितने भाई बहन थे? बचपन में हम भिलाई स्टील प्लांट में थे। मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट में जॉब करते थे और वहीं बीएसपी की स्कूल में हम पढ़े। मेरा एक बड़ा भाई था, एक छोटी बहन थी और वहीं पे मैट्रिक तक पढ़ी। उसके बाद वहां पे कॉलेज वगैरह नहीं थे तो फिर मैं कॉलेज के लिए नागपुर आ गई थी। हॉस्टल में थी फिर कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए। तो 11 तक वहीं पे भिलाई, छत्तीसगढ़ में है एक्चुअली वो। छत्तीसगढ़ में हिंदी मीडियम में मेरी पढ़ाई हुई थी 11 तक। तो फिर बचपन में पढ़ाई में कैसे, मतलब ऑफ कोर्स बहुत होशियार होंगे तो खेल कूद, आर्ट्स नहीं, पढ़ाई वो में सब? तो अच्छे थे, पर ज्यादातर मेरा सारा इंटरेस्ट ना डांस ड्रामा में रहता था। तो हमेशा मैं स्टेज पे ही रहती थी। मतलब स्कूल का ऐसे कोई अच्छा। फंक्शन नहीं रहता था जिसके ऊपर मैं स्टेज में नहीं रहती थी। मतलब या तो डांस या ड्रामा, या कभी कभी डांस भी ड्रामा भी। एक एनुअल डे में दो दो प्रोग्राम में, मतलब पूरे टाइम में मैं स्टेज पे ही रहती थी जब से मुझे पता है। वही मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था। और जैसे होता है ना, बच्चों को पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो आपको क्या, मतलब आप क्या सोचते थे उस वक्त कि थिएटर में जाना है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ ट्राई करना है, या एकेडमिकली आपको इसी फील्ड में रहना है? नहीं नहीं नहीं, उस समय तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। और जैसे कुछ फैमिली बैकग्राउंड था उसमें ऐसे ये करियर करके ले सकते थे तो दूर दूर तक किसी के दिमाग में भी नहीं आया था। ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट ही सोचते थे, क्योंकि मेरी माँ भी वहाँ मराठी नाटकों में काम करती थी। जो हौशी अच्छा। कलाकार ऐसे जो बोलते हैं ना, तो वहाँ के जो हम लोग का हाँ मंडल हाँ। होता था, वहाँ पे जो ड्रामा होता था, तो मेरी माँ भी हमेशा करती थी। और गणपति उत्सव होता था तो वहाँ पे हमेशा डांस वगैरह होता था, तो वहाँ पे हम लोग के डांस होते थे। तो इस टाइप की एक्टिविटीज, पर वो जैसे कॉलोनी लाइफ में होती है ना, टाउनशिप में जैसे होती है, हम्म। करिकुलर एक्टिविटीज बहुत चलते रहते हैं उस टाइप का। करियर के लिए सोचना तो उस समय कि दूर दूर तक किसी के दिमाग में ये तो था भी नहीं। तो आपने बताया था एक बार कि आपकी मम्मी भी बहुत सोशल एक्टिविटीज में, मतलब ट्राइबल जो लोग हैं हाँ उनके लिए उन्होंने काफी काम किया है, उनकी भी हाँ काफी सेवा की है उन्होंने। तो उनके हाँ बारे में, उनके काम के बारे में कुछ शेयर करेंगे? हाँ। मेरी माँ वनवासी कल्याण आश्रम का काम करती थी। फिर माँ पिताजी हम्म। दोनों भी भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड हुए तो उन्होंने बोला था कि 5 साल हम काम करेंगे। तो आदिवासी कल्याण आश्रम की जो स्कूल थी, एक आदिवासी आश्रम शाला, वहां पे दोनों जन व्यवस्थापक करके रहे थे 5 साल तक के लिए। उन्होंने बोला था, फिर उनको कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट नहीं मिला तो और 1 साल एक्सटेंड हुआ, तो 6 साल वो आश्रम शाला में ही रहे। उनका ही खाना खाते थे, वही बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हीं का ही सब काम करते थे। मतलब पूरी पूरी अरेंजमेंट और बिल्कुल उनके साथ वैसे रहना। काफी दूर में आदिवासी एरिया में था। हम लोग भी अक्सर जाते थे उनसे मिलने के लिए, हर बार साल में 1-2 बार जाते थे। फिर बाद में 6 साल के बाद उन्होंने और रिटायर, और ज्यादा उम्र बढ़ गई तो फिर वो काम छोड़ा। अच्छा, तो फिर अभी स्कूल से अभी आगे चलते हैं। तो कॉलेज लाइफ कैसी थी? क्या सब्जेक्ट आपने चूज किए? मैंने तो बीएससी होम साइंस लिया था।
होम साइंस ही करना हाँ था हाँ। मुझे, बहुत समय है सब वो सब करने के लिए। मैंने ड्रामा में नागपुर में आके काम किया था, राज्य नाट्य स्पर्धा होती है मराठी में, तो उसमें मुझे बहुत प्राइज वगैरह भी मिला था। फिर भिलाई में थी तब मैं बृहन महाराष्ट्र मंडल की दिल्ली में ड्रामा कंपटीशन होती है, वहां पे भी मुझे मिला था, वहां पे भी एक्टिंग का भी प्राइज मिला था। शंकर राव चौहान गृह मंत्री, उस समय मंत्री कुछ थे, उनके हाथों से प्राइज वाइज था। तो मतलब काफी मैं स्टेज पे ये सब, वही सब ज्यादा इंटरेस्ट था। तो डिग्री में तो बस नेशनल लेवल का प्ले, तो आपको याद है क्या प्ले का नाम था, क्या स्टोरी क्या हो गया, आपने क्या कैरेक्टर प्ले किया था, कुछ याद है? हाँ, आखिरचा सवाल करके एक नाटक था मराठी का, बहुत फेमस नाटक था। यहाँ पे प्रोफेशनल में भक्ति बर्वे वो किया करती थी। एक टीनेज अच्छा लड़की का रोल था जिसको कैंसर हुआ था, उस समय वो बड़ी नई बात थी, उसके ऊपर बहुत नाटक वाटक निकला करते थे, वो स्टोरी थी उसकी। अच्छा। तो फिर उसके बाद शादी शादी कैसे, लव मैरिज थी, अरेंज थी? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज ही थी, पर जैसे मैं हॉस्टल में रहती थी ना नागपुर में, तो मेरी एक फ्रेंड थी, अबोली नाम था उसका, तो मेरी बहुत बड़ी फैन होती थी। तो वो बोलती थी कि ना जब लड़कियां आगे शादी होके अपने अपने ससुराल वगैरह जाती तो दोस्ती टिकती नहीं है। तो हम्म। उसने मुझसे कहा कि मेरा एक कजिन लगता है, काका लगता है मेरा एक, तुम मुंबई में रहता है, तुम उससे शादी करोगी क्या? तो मतलब हम लोग जिंदगी भर एक एक फैमिली में हम लोग का कनेक्शन बना रहेगा। वो जमाना था जब मोबाइल वगैरह नहीं था ना, तो ज्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर हम लोग जब भी मिलते थे, मतलब अक्सर मेस में मिला करते थे, तो सामने ही देख के ना हम लोग की पूरी ग्रुप टोली पीछे पड़ जाते थे। अरे तेरा बम्बई वाला काका किधर है, दिखा तो, कहाँ छुपा के रखी है वगैरह। ऐसे मजाक मजाक में चला था कि सच में उसकी माँ को कहा, उसकी माँ ने मेरी माँ को कहा, और वो फिर हम लोग मिलने गए इनके घर के यहाँ, और उसमें हो ही गई शादी। मतलब वो मजाक में बात शुरू हुई थी, फाइनली हो गया। दैट इज अरेंज मैरिज। तो लकी ऑफ हिम कि उनके लिए अरेंजमेंट सब अबोली जी ने कर दिया। तो अबोली जी को कुछ थैंक यू बुके, गिफ्ट, चॉकलेट्स वगैरह भेजी कि नहीं? नहीं पता, शायद नहीं, मुझे नहीं पता। अभी अभी तक हम तो लोग की बहुत अच्छी दोस्ती है, अक्सर 1-2 साल में मिलते रहते हैं हम लोग। वेरी गुड, मतलब आपने पहले का जो एक गोल था कि हमने ये दोस्ती नहीं तोड़नी, वो अभी तक बना कर रखी है। एंड अबोली हाँ। वाज क्वाइट सक्सेसफुल, शुड आई से, कि उन्होंने अपनी दोस्ती बनाए रखने के लिए काफी अच्छा अरेंजमेंट कर दिया। हाँ। तो मतलब शादी के टाइम कैसे ऐसे था कि हाँ आई हैव कंप्लीटेड माय बीएससी होम साइंस, तो अभी मुझे शादी नहीं नहीं करनी नहीं ही है, या नहीं जॉब करनी है, ऐसा कुछ था ख्याल नहीं में कि? नहीं, मेरा बीएससी कंप्लीट ही नहीं हुआ था ना, मैं 19 साल की थी, अभी फाइनल ईयर में पहुंची थी कि उसी समय शादी हो गई मेरी। पसंद भी अच्छा, कर लिया, फिर बाद में शादी भी कर ली। हाँ, तो फिर मैं हाँ, तो शादी होने के बाद वापस फिर नागपुर में आके मैंने फाइनल का एग्जाम दिया, प्रैक्टिकल दिए, ऐसे ही बीच में नवंबर में शादी हो गई थी, फाइनल एग्जाम तो मई में थी। आई वाज जस्ट अच्छा 19। उसके बाद खाली शादी के बाद 6 महीने में फाइनल एग्जाम तो दे दी बीएससी की, क्योंकि मेरी माँ हम्म। का और मेरी सास का दोनों का हमेशा एक खत आया करता था कि कैसे भी करके फाइनल एग्जाम देना ही है, फाइनल एग्जाम देना ही है, क्योंकि मेरी सास तो डॉक्टर थी, मेरे सास ससुर दोनों ही वाह। डॉक्टर थे, और मैं तो यहाँ पे हम्म। ग्रेजुएट भी नहीं थी, मतलब उम्र में भी 19 ही साल की थी। पर उस समय मैंने फाइनल की एग्जाम दे दी, पर उसके बाद कुछ नहीं, तुरंत ही 21 साल की थी मैं तो पहला बेटा हुआ, 24 साल की थी तो दूसरा बेटा हुआ। तो फिर पहले 6-7 साल तो बच्चों में ही बिजी रहे, बहुत फुल टाइम जॉब हो गया वो, पूरी तरह से गृहिणी बन के रही। बहुत इंटीरियर पार्ट में रहते थे, वो एक रसायनी करके एरिया है, मोहपाड़ा रसायनी जो बोलते हैं, हम्म। पनवेल से भी आगे, ओल्ड बॉम्बे पुणे हाईवे पे। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में पातालगंगा में रिलायंस में इनका जॉब था। तो वहाँ पे एक स्कूल थी, छोटी सी स्कूल, 4th स्टैंडर्ड तक नई से खुली हुई स्कूल थी। तो वहाँ पे दोनों बच्चे, छोटा रजत नर्सरी में जाने लग गया था, तो उसको मैं छोड़ने जाती थी। तो उसकी टीचर मैटरनिटी लीव पे चले गई, तो कोई ग्रेजुएट लेडीज भी उस रिमोट एरिया में नहीं मिलती थी। तो उन्होंने कहा कि हम नर्सरी स्कूल बंद कर रहे हैं, तो हमने कहा नहीं नहीं शुरू रखो, एज अ पेरेंट मैं आके हेल्प करूंगी, वैसे भी पार्ट टाइम तो स्कूल थी। तो मैंने शुरू किया, तो उन्होंने मुझे ही नर्सरी टीचर करके कंटिन्यू कर लिया नेक्स्ट ईयर से। फिर मैंने हम्म। मॉन्टेसरी ट्रेनिंग की वगैरह, फिर मैं वही केजी टीचर ही बन गई। तो इस तरह अच्छा, मेरा तो जॉब भी। जैसे वो मोदी जी बोलते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढिए, तो आपने उस वक्त जो चैलेंज सामने आई, जो भी अपॉर्चुनिटी सामने आई, उसको अपने लिए मोड़ लेना, ये आपने उस वक्त मेरे ख्याल से बहुत पहले हाँ। ही शुरू कर दिया। सही सो बात है। हम्म।
अब उसके बाद फिर आपने कहा कि आपने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की साथ साथ में, जैसे बच्चे हाँ भी हाँ पढ़ रहे थे और आप हाँ जूनियर हाँ केजी हाँ से नर्सरी तक हायर क्लासेस में भी पढ़ाने लग गई। हाँ। फिर बाद में अंबानी स्कूल शुरू हुई 1992 में। फिर वहां पे मैंने ज्वाइन किया, दोनों बच्चे भी अंबानी स्कूल में जाना शुरू किया क्योंकि हम रिलायंस में ही जॉब करते थे। फिर उसके बाद मैंने एमए किया, फिर बीएड किया हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके। तो मेरा जब बीएड कंप्लीट हुआ तो एसएनडीटी में जाके हर सैटरडे संडे लेक्चर अटेंड करके वहां से मैंने एमए बीएड किया। तो उसके बाद मैं भी बढ़ती गई, जैसे मेरा बेटा केजी में आया, फिर सेकंड, फिर 10th, वो 10th में पहुंचा, तब तक मैं भी 10th में पहुंच के 10th की टीचर बन गई थी बाय द टाइम। फिर बाद में थोड़ा गैप के बाद फिर एमफिल भी किया, फिर हम लोग वाशी शिफ्ट हुए, फिर मैंने लॉ कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। तो फिर 13 साल तक लॉ कॉलेज में भी जॉब किया मैंने, काफी कुछ किया, वाह! बीच में जैसे कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ाती थी। हाँ। नहीं, जैसे हमने इंट्रो में देखा कि आप केजी टू पीजी मतलब सभी क्लासेस को पढ़ा के आप यहाँ पर आई हैं। मुझे यहाँ पर एक सवाल कंटिन्यूअसली मेरे मन में आ रहा है कि अक्सर लेडीज शादी करने के बाद में एक कंफ्यूजन में आ जाती है कि मैं अपना करियर कंटिन्यू रखूं, जॉब रखूं या घर पर ध्यान दूं। और अगर जॉब करती भी है तो हमेशा दिल में एक कहीं ना कहीं फीलिंग होती है कि मे बी आई एम नॉट डूइंग इनफ फॉर द किड्स, मैं फैमिली के लिए पूरा समय नहीं दे पा रही हूँ, तो एक दिल में थोड़ा सा मलाल होता है। और अगर जॉब छोड़ देती है और घर पर रहती है तो भी ऐसे लगता है कि ये पढ़ाई तो वेस्ट हो गई। तो दोनों ही तरह से अपने आप को ही अपने आप को ही घोलने वाली बात है, तिल तिल कर अपने आप को घोलने वाली बात है। पर मुझे आपके डिसीजंस में कहीं भी ऐसा नहीं लगता, बल्कि ब्यूटीफुल बैलेंस लगता है कि जैसी भी सिचुएशन आई यू फेस्ड इट वेरी स्माइलिंगली, स्पोर्टिवली। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, बिकॉज लॉट ऑफ यंग वुमेन वुड वांट टू नो फ्रॉम यू। हाँ, जैसे ना, अगर अपनी खुशी से शादी कर रहे हो और अपनी खुशी से बच्चे कर रहे हो, दोनों चीज किसी के दबाव में आके नहीं करना चाहिए। अगर खुद खुश है, खुद एंजॉय कर रहे, तभी शादी करना है। खुद को चाहिए, लग रहा है कि मुझे चाहिए बच्चे, तभी करना है। वो किसी की जबरदस्ती से करने वाली बात नहीं है। और ये पूरी तरह बहुत एंजॉय करने वाली बात है। मतलब मैं पहले 6 साल घर में थी ना, तो दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने बहुत एंजॉय किया उनके साथ। कि पहली बार कैसे रेंगना चलना सीखता है, पहले शब्द बोलना सीखता है, पहले क्या बात करता है, वो बहुत एंजॉयबल, वो दोबारा आती नहीं है वो बात। तो कुछ मतलब पूरा डिवोशन अगर बच्चों के लिए दिए तो इट्स वर्थ, इट इज अ प्लेजरेबल थिंग फॉर मदर ऑल्सो, दैट इज अ मदरहुड ना। और इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, करियर तो आगे बना लेते हैं। थोड़ा सा ब्रेक, मतलब एक बार बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए, थोड़े स्कूल में जाने लगते हैं, तो उसके बाद तो अपना करियर कर ही सकते हैं। मैं ना सब लड़कियों को बोलती हूँ, इनफैक्ट बहुओं को भी बोलती हूँ, मतलब सभी को बोलती हूँ कि शादी करना और बच्चे करना हे दोन गोष्ट लोकाग्रह करायची नाही है। लोकाग्रह के लिए नहीं, सास बोली, माँ बोली इसलिए बच्चे पैदा करना, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें सच में लगता है और कर सकती हो तो ही कर, अपनी इच्छा से। दोनों चीज, शादी और बच्चे, एकदम पूरी तुम्हारी इच्छा हो तो ही करना है, देन इट इज वेरी 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 मच एंजॉयबल, दैट इज द फैक्ट। नहीं, मेरा यहाँ पर एक और सवाल रहेगा, बिकॉज ये कि अक्सर लड़कियों को बोला जाता है कि आप कोई टेक्निकल अगर कोर्स पिक करते हो, जैसे आपने मेडिसिन ले लिया या आपने इंजीनियरिंग ले लिया या आपके आईआईटी में सिलेक्शन हो गई, तो अब तो नहीं है। और शायद जो शहर में है या जो बड़े शहरों में है फैमिली, शायद वहाँ ये उन्हें नया भी लगे सुनने में, पर कि व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट सो मच ऑफ मनी, या फिर तुम एक अच्छी इंजीनियरिंग की सीट क्यों वेस्ट कर रहे हो, कि मेडिसिन की सीट वेस्ट कर रहे हो, जबकि तुमने तो शादी कर लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को वो पसंद ला दी जाती है, जबकि वो नहीं भी करना चाहे, तो यू बेटर स्टिक समथिंग कन्वेंशनल एज टीचिंग। तो प्लीज इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। नहीं नहीं, ऐसे उन्होंने जो प्रोफेशनल कोर्स लेके भी जरूरी नहीं है कि उन्हें 8 और 10-12 घंटे वाली नौकरी ही करनी है। आजकल की लड़कियां तो कितनी स्मार्ट है, उन लोग अपना एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करते हैं, इंजीनियर वगैरह बन के। उनके पास इतनी नई नई फैंटास्टिक आइडियाज होती है ना, और बहुत अच्छे से तरीके से कर रही है वो। मतलब अपना पूरा ज्ञान का भी पूरा के पूरा उपयोग करती है, डिग्री का भी पूरा। पर वही बात नहीं कि ऐसी नहीं है कि इंजीनियर है तो किसी फैक्ट्री में जाके या कहीं जाके आईटी में जाके काम करो, 10 घंटा काम करो तो ही तुम सक्सेसफुल, नहीं। आजकल तो लड़कियां बहुत अलग अलग चीज करके व्यवसाय या एंटरप्रेन्योर, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है कुछ कुछ और करती है, और सफल भी होती है। हम लोग तो तो थोड़ी मेरे ख्याल से, लोग हैं। हाँ, मेरे ख्याल से इंटरनेट आने की वजह से भी थोड़ा सा एक रेवोल्यूशन सा आ गया है।
हाँ, तो वर्क फ्रॉम जो कोई भी लड़कियां अगर ऐसा फेस कर रही हैं या जिन पर दबाव डाला जा रहा है कि तुम कोई कन्वेंशनल कोर्स कर लो, तो उनको आपसे यही सीख लेनी चाहिए कि जरूरी नहीं आप 8-10 घंटे वाली जॉब करोगे, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। और अब इस जो ये कोरोना आया है, इसमें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना सीख लिया है। So सब it लोग kind of gave an 100%, opportunity and ideas to many people. सबको घर से ही काम करना पड़ रहा है आज तो, यही हो गया है। मेरी हाँ, मेरे ख्याल से हमने बहुत सारी सीरियस बातें कर ली, तो मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त आपको, और मैं जानती हूँ बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कविताएं लिखते हो, तो एक अपनी पसंद की एक प्यारी सी कविता जरूर सुना दीजिए। मेरी नौकरी, मेरी नौकरी पैसा कमाने से बहुत कुछ ज्यादा है। वह मेरी खुली श्वास है, समविचारी सहेलियों का सहवास है, अनुभवों का विस्तृत आकाश है मेरी नौकरी। मेरी नौकरी यह मेरा आत्मविश्वास है, ज्ञान का निश्चित विकास है, जीवन विषय का निरंतर अभ्यास है मेरी नौकरी। मेरी नौकरी घर की 4 दीवारी से निकास है, यहाँ काम होकर भी आराम का भास है, घरेलू झंझटों से छुटकारे का निश्वास है मेरी नौकरी। मेरी नौकरी यह आवागमन का थोड़ा त्रास है, फिर भी नौकरी करते रहने की आस है, यहाँ कर्तृत्व सिद्ध करने का प्रयास है मेरी नौकरी। मेरी नौकरी पैसा कमाने से बहुत कुछ ज्यादा है मेरी नौकरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने जितने मीठे और सीधे सच्चे बोल है, उतना ही खूबसूरत आपका प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर मैं आपके करियर के पास दोबारा आते हैं। आपने कहा कि आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ाते हैं, कॉलेज में आप लेक्चरर हैं, और स्कूल में भी आप हिस्ट्री लेते रहे, सीबीएसई के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए। राइट, तो ये जो हिस्ट्री, ये जो विषय है आजकल ये काफी चर्चा में भी है, हमेशा ही रहता है, इस बार थोड़ा ज्यादा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर आने जाने वाली सरकार अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये जो हमारी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री होती है, इट कैन नेवर चेंज, पर अपने अपने पर्सपेक्टिव उसमें डालते रहते हैं। नहीं, ये तो हिस्ट्री के साथ हमेशा ऐसे ही होता ही है कि देखो, हमेशा जो जीतने वाले रहते हैं ना, वो उस समय का इतिहास लिखते हैं, उस समय लिखते हैं प्रेजेंट में, जो बाद में इतिहास करके पढ़ा जाता है। जैसे अकबर के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें, सेक्युलर किंग्स और वो सब। क्यों? क्योंकि उसके दरबार में जो नवरत्न थे, उसमें जो लेखक थे, उन्होंने दे वर पेट्रोनाइज्ड बाय अकबर, तो नेचुरली दे विल प्रेज अकबर। ये हमेशा से ही होता रहा है। जो जीतने वाले रहते हैं, जो शासन करते हैं, वही इतिहास लिखते हैं उस समय का, और वो आगे चलकर उसे पढ़ा जाता है। पर वो गलत है या सही है, ऐसी बात नहीं। उस समय की जो राजनीति चलाने वाले रहते हैं, या उस समय के जो नेता रहते हैं, या राजनीतिक पार्टी, आज के सिनारियो में बोले तो, उनको जो सुटेबल लगता है उतना ही हिस्ट्री वो दिखाते हैं, बाकी के दिखाते ही नहीं, अंधेरे में छोड़ देते हैं। मतलब अभी आज के जो राजनीतिक नेता है ना, उन लोग जो पढ़ा रहे, उनको वही सच लग रहा है ना, उनकी सच मतलब वो तो ना, एक जो कहानी है ना कि एक हाथी खड़ा है और अंधों को 6 छोड़ देते हैं और हाथ लगा के देखते हैं, कोई बोलता है कि नल है, कोई बोलता है खंभा है, कोई बोलता है क्या है। मतलब वो एक ही हाथी है, अलग अलग लोग उसे फील करके अलग अलग अपना बताते हैं। करेक्ट? तो हर एक अपने एंगल से देखता है ना, और उनके एंगल से जो सच लगता है वही उन लोग पढ़ाते हैं, ऐसी बात होती है। और बाकी का वो बताते ही नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल बोलती हूँ कि मैंने पहले भी किसी से कहा था, आई कैन राइट हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। सीबीएसई के इतने टेक्स्ट बुक बने थे कि जब 2014 से पहले जब कांग्रेस का राज होता था, तो उस समय 2 केस स्टडीज पढ़ने थे, तो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस, खाली महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस का नाम बिना पढ़े ही लोग 10th पास कर गए थे, काफी बैचेस के बच्चे। करेक्ट? फिर और भी एक मजे की बात है, 2014 के बाद, उस समय तो मैं कॉलेज में थी, पर भी ऐसे क्लास में पढ़ते को बच्चों को बोला कि जो बहुत कम पढ़ के जाते हैं ना, उन लोग खाली गांधी जी, नॉन कॉपरेशन, सिविल पढ़ के जाते हैं। मैंने उनसे कहा था, लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करना, सरदार पटेल पढ़ के जाओ, यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। बाद में बच्चे आके पूछे थे, मैडम आपने यूनिवर्सिटी पेपर आपने बनाया था इस साल? मैं बोली नहीं, इट इज कॉमन सेंस, अभी गवर्नमेंट कौन सी आई है, अभी सरदार पटेल की महात्मा गांधी नहीं आने वाला।
पर ऐसे हो गया है, ऐसे मतलब दिस इज द थिंग। से आग्रह किया था कि आप हिंदी के साथ एक मराठी की कविता भी प्लीज जरूर सुनाइए। आप मराठी में भी बहुत प्यारा लिखती है। मैं एक मराठी कविता मैंने लिखी थी, कविता का नाम है मैत्री। ये कविता मैंने उस दिन लिखी थी कि जिस दिन मेरे पति के उनके नौकरी का लास्ट आखिरी दिन था और कल से वो रिटायर्ड होने वाले थे। हाँ, तो उस समय मैंने लिखी थी मैत्री ही कविता। एका पत्नीने पतीला त्याच्या नोकरीच्या शेवटच्या दिवशी लिहिली आहे। उद्यापासून ते निवृत्त होणार आहेत। मैत्री करून बघा माझ्याशी, प्रिय नवरोजी। नवरोजी मीन्स हस्बंड, नवरोजी, हाँ नवरा हस्बंड, हाँ नवरोजी, प्रिय नवरोजी, मैत्री करून बघा माझ्याशी, चांगली मैत्रीण होईल, आयुष्याच्या अंतापर्यंत नक्कीच साथ देईल। माझा बिंडोकपणा किंवा तुमचा हुशारपणा आड नाही येणार। मैत्रीत बाकी काही नसणारच मुळी, फक्त आपलेपणा असणार। मैत्री करून बघा माझ्याशी, सोडून हा नवरेपणा, बायकोची मैत्रीण झाली की वाटेलच आपलेपणा। मैत्री करून बघा माझ्याशी, मनातलं थोडं बोला, वाटून घेतलं आपापसात तर वाढेलच जिव्हाळा। निवृत्तीनंतर तुम्हाला सहचारिणी असावी अशी वाटणार। मी तर गृहिणीच आहे, निवृत्तच नाही होणार। मैत्री करून बघा माझ्याशी, भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, असं एकमेकांना म्हणणार। मैत्रीचा हात हातात असेल तर अंत सुखाचा येणार। मैत्री करून तर बघा माझ्याशी। ये जो मैंने पोयम, ये कविता उनको लिख के दी थी ना, वो पेपर में लिख के उनके ड्रॉअर में रखी थी। फिर उन्होंने दूसरे दिन वो कविता पढ़ी, पर ज्यादातर बहुत कम बात करते ही नहीं है। तो मैंने पूछा कि मैंने कुछ लिखा था आपके लिए, पढ़ा क्या? एकदम सामने आके ऐसे हाथ शेक हैंड करते, ओके नाउ वी आर फ्रेंड्स। तो फ्रॉम वी आर फ्रेंड्स। तो मैसेज डिलीवर्ड। आपने भरतनाट्यम जो पहले स्कूल में छोड़ा था, वो अभी कुछ दिनों पहले आपने दोबारा शुरू किया, एंड पीपल आर अमेज्ड टू सी कि इतने अच्छी तरह से आपने उसको पिक किया, और बस शौक के लिए नहीं सीखा, पूरा कोर्स जो होता है उसको भी आपने कंप्लीट किया। उसके बारे में प्लीज अपनी जर्नी उसके बारे में बताइए। ये 2015 की बात है, ऐसी मानसून का ही रेनी सीजन था। तो घर के मेरे पास में एक बगीचा है, तो शाम को मैं वहां पे टहलने गई थी। तो बाजू में एक मंदिर है गजानन महाराज का, वहां से मुझे कानों में कुछ स्वरों की आवाज आई और मुझे लगा अरे ये तो बोल है। फिर मैंने थोड़ी देर वहीं पे रुक गई और सुना हाँ ये तो अलारिपो की बोल है। तो मैं एकदम खींच के वहां पे चले गई उस हॉल में। वहां पे भरतनाट्यम के क्लासेस होते हैं और उस दिन उनका एनुअल डे था, एनुअल फंक्शन चल रहा था। तो एक के बाद एक सब कार्यक्रम होते लगे। मुझे लगा अरे मैंने सीखा है, मुझे आता है। तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद में वहाँ उनकी जो संचालिका है डॉक्टर अलका लाजमी, जो यहाँ पे गंधर्व महाविद्यालय में भी पढ़ाती है, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ये सीखा हुआ है, क्या मैं सीख सकती हूँ क्या अभी? मतलब उस समय 2015 55 इयर्स मेरा था उस समय, तो मुझे सीखने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है आके देखो, मतलब हो सकता है क्या, शरीर साथ दे सकता है क्या, आके देखो, करके देखो, ऐसे उन्होंने कहा। तो मैंने जाना शुरू किया। तो मंदिर के ही जो ग्राउंड फ्लोर है वहीं पे होता है क्लास, तो सब मंदिर में आने जाने वाले लोग देखते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा, प्रथम वर्ष गंधर्व महाविद्यालय का जो होता है ना, प्रथम वर्ष से ही करना पड़ेगा। तो मेरे साथ सारी जो लड़कियां खड़ी ना, 6 साल की 7 साल की लड़कियां, उसके साथ मैं खड़ी हूँ। और ऐसे 2 साल हम खाली वो बेसिक अडऊ जिसको बोलते हैं ना, बेसिक स्टेप्स, वो सीखते रहे। तो और मतलब बाद में हमारे वो ताई को लगा कि नहीं ये शायद बहुत सीरियस है ना, तो लेडीज तो ऐसी शौकी आती है और भाग जाती है 2-4 महीने में, कोई टिकता नहीं है। फिर 2 साल के बाद उन्हें लगा नहीं नहीं ये शायद सीरियसली कर रही है, तो उन्होंने फिर मुझे ये एग्जाम परीक्षा देने के लिए कहा। मैंने गंधर्व महाविद्यालय की परीक्षा भी दी काफी। फिर उसके बाद पिछले साल 2019 में जनवरी को मैंने उनसे कहा कि 2019 के दिसंबर में मेरा 60वां बर्थडे था। तो मैंने कहा मेरे 60th बर्थडे को मुझे अरंगेत्रम करना है। अरंगेत्रम मीन्स फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस ऑफ भरतनाट्यम।
तो उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है करेंगे, मतलब शी इज प्रिपेयर्ड टू डू प्रेजेंट ऑन द स्टेज। तो 1 साल तक हमने बहुत कड़ी मेहनत की, मैंने और मेरे साथ अलका ताई पूरे समय वो लगी रही मेरे साथ एकदम। फिर फुल प्रिपरेशन से फिर वो मेरे 60th बर्थडे पे यहीं पे वाशी के साहित्य मंदिर में वो कार्यक्रम किया हम लोगों ने। और मेरे सारे परिवार के लोग, मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरी कॉलेज की हॉस्टल की जो भी मेरी फ्रेंड्स पुराने सारे लोग, और मेरे साथ जो अंबानी स्कूल में थे, जो लॉ कॉलेज में थे तुम लोग के समान, और क्लासेस में थे, सारे सारे आए थे। और अच्छा हो गया था ये प्रोग्राम, अच्छा ही हुआ था, इट वाज सक्सेस। ये जब मेरे दिमाग में ये बात है ना, सबसे पहले मैंने दोनों बेटों को फोन किया। तो मेरे पहले वाले बर्थडे के दिन मैंने सबसे पहले तो हस्बैंड के साथ बात की थी, तो उन्हें भी आइडिया अच्छी लगी थी। फिर पहले मैंने दोनों बेटों को फोन करके पूछा कि मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बात है। तुरंत मेरी बहू ने, मुझे बड़ी वाली उमा है उसका नाम, उसने फोन किया, अरे जरूर करो बहुत अच्छा लगेगा। फिर मेरी छोटी बहू जिसने उस दिन का होस्ट किया था ना, धनश्री, वो खुद भी भरतनाट्यम सीखी है, उन्होंने भी कहा कि नहीं करो, हम सब मिलकर करेंगे, हम सब आपके साथ रहेंगे। तो मेरे परिवार वालों ने इतना अच्छे से सपोर्ट किया ना, दोनों बेटे और दोनों बहुएं भी। बेटे तो तुम्हारे रहते और कर रहते ही हैं सपोर्ट, पर बहुओं ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और तो फिर वो अच्छा लगा ना, मतलब सभी लोगों को अच्छा लगा, सारे फ्रेंड्स, पूरी फैमिली, और मेरे ससुराल की सारी फैमिली, मायके की सारी फैमिली, सभी लोग आए थे। अच्छा। हंसते हंसते एक और बात मेरे जहन में आई। तो हाउ डू यू बैलेंस ऑल दिस, मतलब क्या करते हो अपने आप को इतना फिट रखने के लिए? हाँ, फिट रखने के लिए तो मैं प्राणायाम और योगा तो मैं बचपन से ही करती हूँ। मेरी माँ भी करती थी, मेरी माँ की माँ भी करती थी। मतलब जिस दिन वाओ। मेरी माँ का देहांत हुआ है, उस दिन भी सवेरे उसने उठ के उसने पूरा प्राणायाम किया है, योगासन भी किए हैं, खाना बनाया, खाना खाया, फिर सिलाई मशीन पे बैठ के वो सिलाई कर रही थी, सलवार कुर्ता। कुर्ता सिल के हो गया था, सलवार सिलनी थी। उसे कुछ लगा कि मुझे छाती में पेन है, एक पुदीना खाया, पानी पिया, ऐसे सिर टक गया, गॉन गॉन, खत्म। मतलब वो, मतलब उसके जीवन के आखिरी दिन तक काम कर रही थी, क्योंकि वो प्राणायाम रोज ही करती थी। मैं भी बचपन से ही करती हूँ प्राणायाम और योगासन, हमेशा से ही करती हूँ। तो सवेरे सवेरे उठ के हो जाता है मेरा वो। तुम दिन भर बहुत फ्रेश फील करते हो, और मतलब काम तो तुम्हारा शरीर साथ देता है। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारा शरीर तुम्हें हर चीज काम करने के लिए साथ देना चाहिए, तो तुम्हें भी अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। तो शरीर की देखभाल मतलब मेकअप वेकअप नहीं, देखभाल बोले तो प्राणायाम और एक्सरसाइज। योगासन नहीं तो तुम्हें तुम्हें जिस टाइप का एक्सरसाइज अच्छा लगे वो करो। मुझे योगासन अच्छे लगते हैं, मैं वो करती हूँ शरीर के लिए, और मन के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन। जिसको अच्छा लगता है, जिसको शिल्पा शेट्टी को देख के योगा करना अच्छा लगता है वो करे, उनकी मर्जी। योगा करना इज द अल्टीमेट गोल। अगर रामदेव गुड बाबा अच्छे लगते तो उनको देख के करो, अगर शिल्पा शेट्टी अच्छी लगती तो उसको देख के करो। अल्टीमेटली तुम्हारे शरीर को कुछ आसन होना चाहिए और प्राणायाम होना चाहिए। तुम करो कैसे भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो अच्छा लगे। और आजकल जो बिकता है वो लोग बेचते हैं ना। जो ऐसी क्लास है जिनके पास एजुकेशन भी है, ठीक ठाक पैसा भी है, एक सोशल स्टैंडिंग भी है, people have seen them crashing down. तो एक सवाल उठता है कि why? I mean, like, why you could not take all this sudden change that came through when everybody else is going through? तो मतलब क्या है, मतलब ये क्या हो रहा है इस जनरेशन के साथ या हमारे देश के लोगों के साथ, कि थोड़े से बदलाव में भी या थोड़े से ही चैलेंजेस जब आते हैं सामने, तो आप इतनी जल्दी क्रम्बल कैसे हो जाते हैं? हाँ नहीं, एक तो ये तो छोटी सी बात है कि जो तुम्हारे सामने आता है ना, जो अच्छा आता है ना, उसके लिए हमेशा आभारी रहो, ऐसे बोलना। करेक्ट, आभार मानना। मतलब एक छोटा सा एक्सरसाइज तुम करके देखो, लगातार 20-21 दिन तक करके देखो, तुम उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। कि अभी जैसे जब सब कोई घर में है, बंद है, ठीक है, जैसे अभी आपने कहा, तो उसमें से मैं अभी सोने के बाद, आंख बनने के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं आभारी है। कशा करता आभारी है कि हाँ अभी तक हम घर में है, अपने घर में राशन पानी है, मैं आभारी है। करेक्ट, जो माइग्रेंट वर्कर के समान हमें कहीं दूर तक चल के नहीं जाना पड़ेगा, खाना मिल रहा है, मैं आभारी है। मुझे सांस लेने आ रही है, मैं आभारी है। सोचिए जिनको वेंटिलेटर पे लटके हैं। करेक्ट, ऐसे मत बोलो खाली मैं आभारी किस चीज के लिए, मुझे सांस भी लेने आ रही है, मुझे खाना मिल रहा है, मुझे पानी मिल रहा है, मुझे रहने के लिए घर है। मतलब यू मेक अ लिस्ट, रोज खाली 5 बातें लिखो, या लिखो अगर शुरू में आदत लगाने के लिए, या तो बोलो मन से कि मैं आभारी आए। करेक्ट, फिर उसके बाद आदत लग जाएगी, बाद में पता चलता अरे कितनी सारी बातें मेरे पास है।
फिर कितनी सारी नहीं है तुम अपने आप भूल जाते हो. दिस इज अ वेरी स्मॉल पर वेरी इजी एक्सरसाइज. तो मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल, आपके स्टूडेंट्स भी हैं स्कूल में भी कॉलेज में भी, they see you as a friend, a teacher and a friend, or this I speak for many of your students who know me. तो उनका ऐसे बोलना है कि स्मिता जी का लेक्चर ऐसे होता है कि वो हिस्ट्री बताती नहीं है, the history can be read on her face, it's so expressive. तो आप इतने अच्छे से एक यंगर जनरेशन को कनेक्ट भी कर लेते हो. नहीं बोलना मतलब बेसिकली ना, मैं जो कॉलेज में भी पढ़ाती थी, लॉ कॉलेज में भी, आई यूज्ड टू टेल स्टोरीज. आई यूज्ड टू टेल बेसिकली हिस्ट्री इन अ वे, थ्रू स्टोरी टेलिंग वे. तो बच्चे को बहुत पसंद आता था. अब मैंने क्या हिस्ट्री पढ़ाई वो पता नहीं याद है कि नहीं, पर स्टोरी उन लोग को सारे को याद है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता था ना. हाँ मैडम आज स्टोरी ऐसे बोलते थे. तो हाउ यू एक्चुअली यू हैव टू कोरिलेट द थिंग्स इन द हिस्ट्री, जस्ट मगिंग अप द ड्राई डेट्स एंड events, just to correlate with the present things. तो अच्छा, अरे क्या है हिस्ट्री भी या तुम्हारी जिंदगी भी. मतलब जैसे कि you ask 5 questions starting with W, what, when, where, why, whom और how. अगर उसका आंसर दे दो ना तो तुम्हें हर चीज का आंसर मिल जाता है ना, चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तुम्हारी जिंदगी किसके बारे में तुम बात कर रहे हो. So any last thoughts that are coming to your mind before we wrap up this session? लास्ट थॉट, अगर हम सब कोई एक साथ मिलकर सोचे और ऐसे वाइब जाए कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही होगा, हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, हम सबके लिए अच्छा होगा. तो जैसे अच्छे दिन भी हमेशा नहीं टिकते, ऐसे खराब दिन भी हमेशा के लिए नहीं टिकते. ये दिन भी निकल जाएंगे और फिर ऐसा दिन आएगा कि हम रूबरू सामने सामने मिलके फिर दोबारा बात करेंगे. फिर ये इंटरनेट के या जूम के थ्रू बात नहीं करनी पड़ेगी. तो मैं दोबारा ऐसी इच्छा व्यक्त करती हूँ कि हम सामने सामने मिलकर अच्छे से खुल के बात किए कर सकते हैं, साथ में चाय पी सकते हैं. वो मजा कुछ और ही है रूबरू मिलने का. बिल्कुल. थैंक यू सो मच स्मिता जी, आपने मुझे इतना समय दिया, सो पेशेंटली यू वेटेड फॉर ऑल दिस, सो थैंक्स अ लॉट, ह्यूमंगस थैंक्स. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. जादू की छड़ी, जादू की छड़ी, नील की दादी उड़ी, नील की वेद की दादी उड़ी, नील की वेद की दादी दादा को लेके साथ उड़ी, नील की वेद की दादी दादा को लेके जादू की छड़ी पे उड़ी, जादू की छड़ी पे दादी हवा में उड़ी, जादू की छड़ी अब पहुंची मुंबई, अब वेद भी छड़ी पर आ बैठा, जादू की छड़ी हवा में उड़ी, दादा दादी वेद हवा में उड़े, जादू की छड़ी अब पहुंची दिल्ली, अब नील भी छड़ी पर आ बैठा, जादू की छड़ी फिर हवा में उड़ी, दादा दादी वेद और नील हवा में उड़े, बादलों के ऊपर उड़े, पहाड़ों के ऊपर उड़े, समुंदर के ऊपर उड़े, जंगलों के ऊपर उड़े, उड़ते उड़ते रात हुई, उड़ते उड़ते नींद आई, जादू की छड़ी घर लौट आई। अरे आंखें खोले तो क्या, नील और वेद अपने ही घर में सो रहे थे। ओह नो, कोविड लॉकडाउन चल रहा था।
अब तो घर में ही रहना सुरक्षित था।